गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं सिंपल फोर्स इन मैकेनिक्स। और वी डिस्कस अबाउट द मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द पोजीशन एंड मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और मोशन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, वो पूरी ब्रांच आपके पास क्या होती है, मैकेनिक्स होती है। और मैकेनिक्स में मोस्टली अगर फोर्सेस की बात करते हैं तो चार फोर्सेस हमारे पास होते हैं। पहला फोर्स जो होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। और इस ग्रेविटेशन फोर्स को हम चाहें तो वेट भी कह सकते हैं। क्या कहा जा सकता है? वेट कहा जा सकता है। दूसरा फोर्स जो हमारे पास इसमें मैकेनिक्स में लगता है, जिसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, वो होता है नॉर्मल फोर्स। इस नॉर्मल फोर्स को चाहें तो हम एक नाम से और जान सकते हैं, रिएक्शन फोर्स भी मैं इसको कह सकता हूं, नॉर्मल फोर्स या फिर रिएक्शन फोर्स। तीसरा हमारे पास जो फोर्स इसमें काम करता है वो होता है स्प्रिंग फोर्स। और चौथे फोर्स की यदि अपन बात करें तो फोर्थ हमारे पास जो फोर्स होता है इसके अंदर, वो हम डिस्कस करते हैं, ये आपके पास होता है टेंशन फोर्स। क्लियर है? तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सिंपल फोर्सेस इन मैकेनिक्स। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड इज नॉर्मल फोर्स, थर्ड इज स्प्रिंग फोर्स एंड fourth is tension force. Then now we discuss about the gravitational force. हर ऑब्जेक्ट को पर अर्थ अपनी तरफ एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट करती है। द अट्रैक्शन फोर्स बाय द अर्थ ऑन एवरी पार्टिकल, दिस फोर्स इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे ये ऑब्जेक्ट आपके पास दे रखा है, मैं जैसे इसको छोड़ूंगा, इस ऑब्जेक्ट पर आपके पास किसी एक फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट किधर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। या मैं ऐसे कह सकता हूं, अगर मैंने इस फोर्स को यहां पर रोक रखा है तो रोकने के लिए मैं ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा हूं, और एक फोर्स आपके पास इस पर नीचे की तरफ लग रहा है, जिस फोर्स को अपन क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अट्रैक्शन फोर्स बाय द अर्थ ऑन एवरी पार्टिकल, दिस फोर्स इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दिस इज नॉन एज वेट फोर्स या वेट। और दिस फोर्स एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब स्मॉल जी की अगर अपन बात करें तो वी नो डेट स्मॉल जी की वैल्यू अपन जानते हैं क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बोलते हैं स्मॉल जी को? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? तो mg मतलब किसी भी मास को यदि g से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये F इज इक्वल टू mg जो होता है, इसी को अपन वेट फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। सेकंड हमारे पास होता है नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स। हर एक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड की रिएक्शन होती है, और ये रिएक्शन जो आपके पास होती है, ये रिएक्शन के कारण से जो फोर्स जनरेट होता है उससे नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स कहते हैं। ध्यान रखना, रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स जनरेट होने के लिए ऑलवेज दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। यदि दो ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे हम लोगों ने स्विमिंग की बात की थी, तो उसमें दो ऑब्जेक्ट क्या थे, एक तो था स्विमर और एक थी हमारे पास रिवर या वाटर। तो वाटर आपके पास क्या कर रहा था, वाटर फोर्स लगा रहा था किस पर, आपके पास स्विमर पर, और स्विमर फोर्स लगा रहा था किस पर, आपके पास वाटर पर। अपन ने टेबल और किसी बुक का एग्जांपल लिया था, मैंने कहा था बुक फोर्स लगा रही है टेबल पर और टेबल फोर्स लगा रही है बुक पर। इसका मतलब मिनिमम टू ऑब्जेक्ट्स की हमें जरूरत पड़ेगी। तो अपन क्या बोलेंगे, टू एवरी एक्शन देयर आर ए अपोजिट, या अपन ये कह सकते हैं हर एक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन जनरेट होती है। To every action there is a process generate which is known as reaction, या अपन ये कह सकते हैं रिएक्शन विल जनरेट इन अपोजिट डायरेक्शन बट इन इक्वल मैग्नीट्यूड टू द एक्शन फोर्स। हर एक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन जनरेट होती है। इस रिएक्शन फोर्स को या इसे नॉर्मल फोर्स कह सकते हैं, और नॉर्मल फोर्स को एन से डिनोट किया जाता है या फिर आर से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है? हर एक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन जनरेट होती है, जिसकी वैल्यू एक्शन फोर्स के क्या होती है, इक्वल होती है। ए रिएक्शन इज जनरेट ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्शन। ड्यू टू दिस फोर्स विल बी इक्वल टू एक्शन फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज नॉन एज नॉर्मल फोर्स और रिएक्शन फोर्स, जिसे कैपिटल एन या फिर कैपिटल आर से डिनोट करते हैं।
अगला हमारे पास होता है स्प्रिंग फोर्स। लाइक एन एग्जांपल, ये मेरे पास कोई भी स्प्रिंग गिवन है और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट मेरे पास दे रखा है के। क्या वर्ड काम में लिया? स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या वर्ड काम में ले रहा हूँ? स्प्रिंग कांस्टेंट। ये मेरे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है जो कि मेरे पास कितना दे रखा है? के दे रखा है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं इससे किसी मास को लटका देता हूँ, या मास को छोड़ो, मैं स्प्रिंग को खींचूं, मतलब इसकी लेंथ को इंक्रीज करूं, या फिर मैं इसको दबा दूं, कंप्रेस कर दूं, डिक्रीज कर दूं, तो इसके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से इस स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स जनरेट होता है, जिस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं? ड्यू टू द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग देयर इज ए फोर्स जनरेट, दिस इज नोन एज स्प्रिंग फोर्स। यदि किसी स्प्रिंग की लेंथ को आप कम करो, चाहे स्प्रिंग की लेंथ को ज़्यादा करो, स्प्रिंग की लेंथ को कम या ज़्यादा करने से एक फोर्स जनरेट होता है। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। और इस स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू होती है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। F इज इक्वल टू माइनस के, बोलो क्या होता है? के एक्स। हेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। यदि के की बात करें, के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, और x की बात करते हैं तो x आपके पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ लेंथ ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग की लेंथ में आप कितना इंक्रीमेंट कर रहे हो, कितना डिक्रीमेंट कर रहे हो, इसका आपके, या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग। ठीक है ना? अब एक चीज बताओ, ये नेगेटिव सिंबल क्या डिनोट कर रहा है? जैसे मैंने इधर की तरफ फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, जैसे मैंने स्प्रिंग को ऐसे खींचा, तो स्प्रिंग को इस तरीके से खींचा, तो स्प्रिंग तो अपनी इनिशियल पोजीशन में आना चाहती है। इनिशियल पोजीशन में आने के लिए इधर की तरफ फोर्स लगेगा। तो इट मीन्स स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। या मैं ऐसे कह सकता हूँ, स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ डायरेक्शन। जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपके पास, जैसे डायरेक्शन इसमें बढ़ाया तो इसमें होगी, अगर इस तरीके से दबा दूंगा तो स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। हमेशा जिस डायरेक्शन में हमने इसको इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया, उसकी ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास स्प्रिंग फोर्स जनरेट होता है। इसलिए हम यहाँ पर कौन सा सिंबल लगाते हैं? नेगेटिव सिंबल लगाते हैं। क्लियर है बच्चों? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो 3 तरीके के फोर्स हमने डिस्कस किए। फर्स्ट बोलो ग्रेविटेशन फोर्स, दूसरा बोलो नॉर्मल फोर्स, थर्ड बोलो कौन सा? स्प्रिंग फोर्स। अगले फोर्स की यदि अपन बात करें, ये होता है टेंशन फोर्स। देखो, एक यहाँ पे के क्या चीज़ है? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अब आगे कभी भी स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट और डायमेंशन आपसे पूछे तो निकाल सकते हो? बोलो, अगर के की बात करें तो F अपॉन एक्स हो गया ना, माइनस तो केवल डायरेक्शन को डिनोट कर रहा हूँ, मोड लगा देते हैं। चलो लगा दिया मोड। मोड का मतलब क्या? नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एक्स डिस्प्लेसमेंट है, क्या हो गया? मीटर, तो न्यूटन पर मीटर। और डायमेंशन निकाल दोगे कैसे? m1 l1 t-2, ये हो जाएगा L1, L1 से L1 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा? m1 l0 t-2। क्लियर है ना? तो मैंने यही तो कहा था आपको, जब यूनिट और डायमेंशन पढ़ाए थे, आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे फॉर्मूले आएंगे वैसे वैसे हमको लर्न होते चले जाएंगे। क्लियर है? ओके बच्चों, नेक्स्ट चलो, टेंशन फोर्स। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड और रोप, कोई भी रस्सी ले लो या कोई धागा ले लो, रोप ले लो, थ्रेड ले लो, एक ही बात है। मैंने इस थ्रेड या रोप से किसी ऑब्जेक्ट को लटका दिया। लटकाने के बाद इस रोप के अंदर एक फोर्स जनरेट होता है जो कि ऑब्जेक्ट से हमेशा किधर की तरफ होता है? दूर की तरफ होता है। मतलब हमेशा ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं होता, दूर की तरफ होता है, इस तरीके से दूर की तरफ होता है। और इस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स, कैपिटल टी कहते हैं। तो अपन क्या बोले? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड विद ए रोप और थ्रेड, then there a force is generated in the rope in the opposite direction of the object, in the opposite direction of object की हमेशा opposite direction में thread के अंदर inside the thread एक force generate होता है। इस force को अपन क्या बोलते हैं? tension force। again, when an object is suspended with a rope, then inside the rope
a force is generated in opposite direction of rope, this force is known as tension force and it is denoted by capital T. This tension force is denoted by capital T. आपको ध्यान हो हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा था और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में भी हम लोगों ने टेंशन फोर्स कैपिटल टी के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन वहाँ हमने ज़्यादा केवल मैंने ये बता दिया था कि ऑब्जेक्ट की हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स जनरेट होता है और कैपिटल टी से डिनोट होता है। अब हमने इसको खूब डिटेल में पढ़ लिया है। देखो ग्रेविटेशन फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या होता है एम जी। नॉर्मल फोर्स इसकी वैल्यू मैंने क्यों डिसाइड नहीं की, क्योंकि मुझे ये नहीं पता एक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है। जितनी एक्शन फोर्स की वैल्यू होगी उतनी ही रिएक्शन फोर्स की वैल्यू होगी। देन स्प्रिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स और टेंशन फोर्स कैपिटल टी, ये भी कैसे डिनोट होगा। देखो टेंशन फोर्स जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर एक 2 kg का कोई ऑब्जेक्ट लटका दिया। अब आपसे किसी ने कहा, लटकाने के बाद किसी ने कहा कि ये कितना टेंशन फोर्स इसमें जनरेट होगा। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से फोर्स जनरेट होंगे। इस 2 kg पर हमेशा किधर की तरफ फोर्स जनरेट होगा, नीचे की तरफ, जिसे अपन ग्रेविटेशन फोर्स या वेट फोर्स बोलेंगे एम जी। एम की वैल्यू बोलो कितनी 2, जी की वैल्यू कितनी 9.8 और जब इसको सॉल्व करोगे कितना हो गया 19.6 न्यूटन। इस 2 kg के वेट पे 19.6 न्यूटन नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो इस रस्सी के अंदर या इस रोप के अंदर ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा जो कि इसको बैलेंस करेगा। ये होगा 19.6 न्यूटन। मतलब कैपिटल टी की वैल्यू इस कंडीशन में किसके इक्वल होगी, एम जी के इक्वल होगी और एम जी के इक्वल होगी तो हमारे पास हो गया 19.6 न्यूटन। बोलो कोई दिक्कत। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अगली चीज़, एक आपके पास रस्सी दे रखी है, रोप, क्लियर है, और मैं कह देता हूं ये रोप आपके पास मैक्सिमम 49 न्यूटन का वेट, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 49 न्यूटन का वेट ये मतलब क्या कर सकती है, लटका सकती है। मतलब कोई भी मास इससे अपन जो लटका सकते हैं मैक्सिमम वो इतना लटका सकते हैं कि जिससे कि इसमें टेंशन फोर्स केवल 49 न्यूटन जनरेट हो। तो हमसे पूछ लिया मैं इस पर कितना वेट लटका सकता हूं मैक्सिमम कि जिससे कि ये रस्सी टूटे नहीं। डू नॉट ब्रेक द रोप व्हेन वी सस्पेंडेड एनी ऑब्जेक्ट देन मैक्सिमम टेंशन फोर्स विल बी 49 न्यूटन। तो अपन बात करें इस पर, अगर फोर्स की बात करें एम जी, और मैंने कहा था टी की वैल्यू एम जी के इक्वल होगी। आपके पास टी की वैल्यू 949, एम की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, ये दे रखा है 9.8। सॉल्व करूँगा एम इज इक्वल टू 49 अपॉन 9.8, पॉइंट को हटा दो, ठीक है। 49 से यदि मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 49 से डिवाइड करने पर ये 2 आएगा, 2 से डिवाइड करने पर ये कितना आएगा 5, तो ये आ गया 5 kg। मैं इससे 5 kg का यदि वेट लटकाता हूँ तब तक तो रस्सी नहीं टूटेगी, लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि मैंने इससे 5.2 kg का वेट लटका दिया तो 5.2 kg का वेट लटकाते ही ये रस्सी आपके पास बोलो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो अच्छे क्वेश्चन बनेंगे इसमें से। तो इस तरीके के क्वेश्चन ध्यान रखना, कितना मैक्सिमम वेट लटका, कितना मैक्सिमम द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट लटकाया जा सकता है, ठीक है, कितना आपके पास मैक्सिमम टेंशन फोर्स जनरेट हो सकता है। इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास इसमें आए तो अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो अगर सिंपल एक नंबर में क्वेश्चन आता है तो केवल आपसे नाम पूछेगा, राइट द नेम ऑफ सिंपल फोर्सेज विच इज जनरेटेड इन मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में हम मोस्टली 4 तरीके के फोर्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं, ग्रेविटेशनल, देन नॉर्मल, देन आपके पास स्प्रिंग और देन आपके पास टेंशन फोर्स। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक यदि अपन बात करें तो अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, मतलब आपके पास ऐसा फ्रेम जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन या पोजीशन के बारे में डिस्कस करते हैं, दिस इज नॉन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है और हम इस
लॉ ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के नियमों के आधार पर मैं क्या करता हूँ, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दो पार्ट कर देता हूँ। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और दूसरा अगर अपन बात करें तो ये होता है नॉन इनर्शियल frame of reference. There are two types of frame of reference. First is inertial frame of reference और second अपन डिस्कस करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन से होते हैं? दोज फॉलोज द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस या दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच फॉलोज द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन्स के लॉ मोशन ऑफ लॉ को आपके पास फॉलो करते हैं, वो सब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। और दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच डू नॉट फॉलोज द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये तो आपके पास फॉलो करते हैं और ये आपके पास फॉलो नहीं करते। ये आपके पास इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच फॉलोज द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, दीज आर नॉन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। विच डू नॉट फॉलोज द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, दीज आर नॉन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वास्तविक स्थिति में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होते हैं जो सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास रेस्ट पोजीशन के अंदर होते हैं, मतलब जिनका एक्सेलरेशन जीरो होता है। एक्सेलरेशन जीरो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, कांस्टेंट वेलोसिटी से यदि मूव करते हो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने पर आपके पास वी नो डैट कांस्टेंट वेलोसिटी से जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो दो कंडीशन लेके चल सकते हैं। इफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर एट रेस्ट पोजीशन और आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यदि ऐसे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि रेस्ट पोजीशन के अंदर है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, उन सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं क्या मान सकता हूँ? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकता हूँ। क्लियर है? कोई दिक्कत? और जितने भी एक्सेलरेटेड, मतलब जिनका एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिनका एक्सेलरेशन होता है, जिनका एक्सेलरेशन होता है, वो सारे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। अगर एग्जांपल पूछ ले कि कौन से इनर्शियल होते हैं, कौन से नॉन इनर्शियल होते हैं, तो अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि जो रेस्ट में होते हैं या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, वो सब आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। और जो एक्सेलरेटेड होते हैं वो सारे आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। क्लियर है बच्चों? ओके, अब बात करते हैं अर्थ की। एक चीज बताओ, अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट होती है, और एक चीज बताना, रोटेट होने के लिए कौन से फोर्स की जरूरत होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, रेडियल फोर्स की जरूरत होती है। सॉरी, सेंट्रीपिटल फोर्स या रेडियल एक्सेलरेशन AR की बात करें तो रेडियल एक्सेलरेशन मैं तो निकाल चुका हूँ। रेडियल एक्सेलरेशन v²/r या ω²। RE का मतलब है, RE का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। ओमेगा की एक वैल्यू होती है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T। ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू वी नो डैट θ/T होता है। तो एक रोटेशन में आपके पास कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है? 2π। और इसमें जो टाइम लगता है उसे अपन टाइम पीरियड कैपिटल T कहते हैं, इसलिए थीटा की जगह 2π और स्मॉल t की जगह कैपिटल T। तो अगर मैं इसमें वैल्यू लिखता हूँ, ओमेगा की वैल्यू 2π/T इसका होल स्क्वायर और RE। वी नो डैट अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट होती है 24 आवर्स के अंदर। अर्थ की जो रेडियस होती है वो जानते हैं 6400 किलोमीटर। ध्यान रखना, अर्थ की जो रेडियस होती है, अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर। कैपिटल T इज इक्वल टू ये होता है 24 आवर्स। अगर ये चीज़ें अगर अपन इसमें पुट कर देते हैं, देखना, रेडियल एक्सेलरेशन AR इज इक्वल टू 2π/ कैपिटल T 24 इंटू 60 कैसे? पहले मिनट में, देन सेकंड में, इसका होल स्क्वायर, और 6400 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दो 10⁻³
अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो सॉल्व करने पर मेरे पास वैल्यू आती है 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब जैसे मान के चलो ये मेरे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस दे रखा है, ये मेरे पास कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस दे रखा है, तो मैं क्या इसको इनर्शियल बोलूंगा या नॉन इनर्शियल बोलूंगा? अब आप देखोगे कि सर ये तो कांस्टेंट पोजीशन के अंदर है, इसकी वेलोसिटी हमारे पास जीरो दे रखी है। अब अगर इसकी वेलोसिटी हमारे पास जीरो दे रखी है तो हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या मान लेते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं। लेकिन मुझको ये बताओ, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ पर ही तो उपलब्ध है, और अर्थ तो घूमती है, और अर्थ का रेडियल एक्सेलरेशन मतलब अर्थ का तो एक्सेलरेशन है। यही बात समझ में? देखो दो क्रॉस पॉइंट कर रहा हूँ, बात समझना। ये अर्थ पर है, अभी आपको ये घूमती हुई दिखाई दे रही है, ये आपके पास स्टॉप है। आप बोलोगे सर रेस्ट पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में तो आपके पास कैसा हुआ? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब मैं पूरे अर्थ की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, इसलिए हर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होता है। जैसे मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, आप जहां खड़े हुए हो वास्तविक स्थिति में तो आप रखोगे, आपको ऐसा लगेगा आप रेस्ट पोजीशन में हो, लेकिन आप अर्थ के साथ घूम रहे हो जिसका एक्सेलरेशन 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका मतलब हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी रेडियल एक्सेलरेशन होगा, मतलब इसका भी एक्सेलरेशन होगा, और जैसे ही एक्सेलरेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा? नॉन इनर्शियल। इसका मतलब पृथ्वी पर या अर्थ पर जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो सब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू बहुत कम है, देखो 0.034, इसकी वैल्यू बहुत कम होने के कारण हम इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, और नेग्लिजिबल मानने के कारण अपन क्या मान लेते हैं? इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ध्यान रखना, दो क्रॉस क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या सारे अर्थ पर रखे हुए फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? इसके हिसाब से तो आंसर दोगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे, क्योंकि अर्थ का रेडियल एक्सेलरेशन होता है। और अगर आप कहो कि रेडियल एक्सेलरेशन को यदि मैं नेग्लिजिबल मानता हूं तो इस कंडीशन में तब मैं स्टॉपिंग और कांस्टेंट वेलोसिटी वाले जितने भी हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे उनको हम इनर्शियल मान सकते। कब? जब इस ए आर को हम क्या मानेंगे? नेग्लिजिबल मानेंगे। ठीक है, अगली चीज अपन बात करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर तीन लॉ हमारे पास होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। ध्यान रखना, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपन कहते हैं ना, इट फॉलोज द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें अपन न्यूटन के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को ही फॉलो मानते हैं, थर्ड लॉ को अपन फॉलो नहीं मानते। ठीक है, क्योंकि थर्ड लॉ के लिए ये नेसेसरी कंडीशन है कि दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होनी चाहिए। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी अगर हमसे बात करेगा कि इसमें कौन कौन से लॉस के बारे में अपन बात करते हैं तो दो ही रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एक तो फर्स्ट लॉ और एक सेकंड लॉ। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? तो आज हम लोगों ने दो टॉपिक छोटे छोटे से क्लियर किए थे, एक तो मैकेनिक्स में कौन कौन से फोर्स जनरेट होते हैं और फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं तो हमने डिस्कस कर लिए। थैंक यू।